सो इन रिप्रोडक्शन यूनिट 2 चैप्टर हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ना ये अपना रिप्रोडक्शन यूनिट में जो है 3rd चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमको जो है सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं उनको स्टडी करना है। सो इन this chapter we will study all the reproductive events which are taking place in human being. We are going to study with respect to human being. So there are various changes takes place in all viviparous animals including the human being for preparing themselves sexual reproduction. So we are going to study here the formation of gametes, changes which are taking place in respective sexes for supporting the entry of sperm during copulation, then process of fertilization we will study, and the process of development. All these things we will study here. Also we study the female reproductive cycle along with respective structures, male and female reproductive system. All these things we will study here. So let us start with the reproductive events which are taking place. So as I told you, various reproductive events are taking place in human male and females. So the first event you can see here, it is the gametogenesis, means the formation of gamete. तो जो गैमेट बनने का जो प्रोसेस है ये होता है गैमेटोजेनेसिस। मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स के अंदर गैमेट बनने के प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो इंसेमिनेशन है, मींस ट्रांसफर ऑफ गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म्स का फीमेल के जेनिटल या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर होना। देन फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फिर उसके बाद में पार्शियली डेवलप्ड एम्ब्रियो का अटैच होना, इम्प्लांटेशन यूटेरस की वॉल से, और वंस द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड वहां से जो है फिर जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है जो कि प्रेगनेंसी पीरियड होता है। मतलब इम्प्लांटेशन से लेकर के कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक का जो पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट जो है पार्चुरेशन या डिलीवरी ऑफ द बेबी, और उसके बाद में फिर लैक्टेशन। सो ये सारे इवेंट्स हमको उनके एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के साथ में यहां पर स्टडी करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यहां हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, वो स्ट्रक्चर्स भी आप यहां पर देख सकते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर द टेस्टिस। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। सो दे आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, देन एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में पेनिस आता है। तो यहां पर जो वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स यहां पर ये सेम डायग्राम है जो हमारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बना हुआ है। सो दीज आर द वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस है यहाँ पर। फिर ये इसके ऊपर यहाँ पर डक्ट्स हैं, इसके अंदर भी डक्ट है, हम लोग देखेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी। देन दिस इज द वासा डिफरेंशिया, यहाँ पर कुछ डिफरेंट डक्ट्यूल्स होते हैं, और फिर उसके बाद में ये लीड करता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और अल्टीमेटली द इजैकुलेटरी डक्ट इट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा व्हिच पासेस फ्रॉम द पेनिस, और वहां से फिर स्पर्म्स जो है वो डिपॉजिट किए जाते हैं। सो वेरियस स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर हमको पढ़ना है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस है, एक्सेसरी डक्ट है, ग्लैंड्स हैं, और एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ये जो पॉइंटिंग है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की गई है, ताकि आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी सेम पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर। तो इसमें अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि लोकेटेड होते हैं स्क्रोटम के अंदर, और एक्सेसरी डक्ट है जिसके अंदर टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, और वासा डिफरेंस जो कि कनेक्ट करता है टेस्टिस को इजैकुलेटरी डक्ट से, और एक्सटर्नल जेनिटलिया में यहाँ पर पेनिस आ जाता है।
नाउ स्टार्ट विद द टेस्टिस। तो टेस्टिस ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है, एनाटॉमी जो है। सो टेस्टिस जो है दे आर द पेयर्ड मेल गोनाड्स, और मेन काम जो होता है वो है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, साथ ही जो है कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपने पढ़ा होगा या सुना होगा नाम, तो यहाँ से रिलीज होता है। तो शेप यहाँ पर पहले मॉर्फोलॉजिकल शेप है, नियर अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर in length and 2 to 3 centimeter in width, and they are situated outside the abdominal cavity, मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। और अर्ली जेस्टेशन पीरियड में जब बच्चा होता है मदर्स यूटेरस में, तो टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल होते हैं। डेवलपमेंट के 7th मंथ में ये टेस्टिस डिसेंड करके जो है फिर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आ जाते हैं और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये सेटल होते हैं। इट इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम, इसको स्क्रोटम कहते हैं। सो इट इज लो टेम्परेचर, इट इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग अ स्लाइटली लो टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। तो नियरली जो है वो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है और टेम्परेचर लो रहता है स्क्रोटम के अंदर, जो कि रिस्पांसिबल होता है नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट नहीं कर पाता, तो इसके लिए स्क्रोटम उस चीज को मेंटेन करता है। सो टेस्टिस जो है आउटर साइड से इट इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, इट इज कॉल्ड कैप्सूल ट्यूनिका, और ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों लिख दिया मैंने, कैप्सूल है और ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया है। और अंदर से जो है इसके अंदर लोब्यूल्स देख रहे हैं, अलग अलग जो है वो चैम्बर्स देख रहे हैं यहाँ पर। तो these chambers they are due to the presence of these transverse linings which are called as the septa। फिर हर एक टेस्टिस में जो है वो नियर अबाउट इस तरह के 250 तक कंपार्टमेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर एक लोब्यूल के अंदर नियर अबाउट 1 to 3 कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं या स्पर्म बनाने वाले ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो अभी हमको जो है वो जो टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में स्टडी करना है। So these seminiferous tubules are responsible for secreting the synthesizing the sperm। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टिस जो है लाइट ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 types of cells, 2 टाइप्स के सेल्स रहते हैं अंदर से टेस्टिस में। कुछ जो होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, या इन्हीं को जो है स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। और these spermatogonia they undergo meiotic division to produce the sperm। स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं ये meiotic division के थ्रू। और जो दूसरे सेल्स होते हैं they are the supporting cells, and these cells they are called the Sertoli cells, they are also called as the nurse cells or nursing cell। तो इनका काम होता है जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उनको न्यूट्रिशनली सपोर्ट करना। सो दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। देन नेक्स्ट जो है रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो एरिया होता है इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और यहाँ पर जो है वो ब्लड वेसल्स रहते हैं और लिडिक सेल्स भी रहते हैं यहाँ पर, जो कि हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पर आप उसका फंक्शन देख सकते हैं। और दूसरे कुछ सेल्स होते हैं जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं टेस्टिस को अलग अलग टाइप के इन्फेक्शियस एजेंट्स से। Now this is the diagrammatic section of the seminiferous tubule। थोड़ा enlarge करके सेल्स दिखाए हुए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे लोअर जो है these are the sperm forming cells, spermatogonium है, बीच में जो है वो सर्टोली सेल्स है जो डेवलपिंग स्पर्म है। यहाँ पर स्टेजेस भी बताई हुई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड्स है। तो ये जो स्टेजेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस है। स्पर्मेटिड्स जो रहते हैं ये नरिश होने के लिए फिर फाइनली जो है आकर के यहाँ से सर्टोली सेल से अटैच होते हैं, एंड बाय द सिक्रीशन ऑफ सर्टोली सेल फिर यहाँ पर इसकी टेल डेवलप होती है, फ्लैजिला वगैरह डेवलप होता है। तो पूरा डेवलपमेंट यहाँ पर इससे अटैच होने के बाद और नरिशमेंट पाने के बाद कंप्लीट होता है। एंड दीज आर द फ्री स्पर्मेटोजोआ व्हिच आर रेडी टू रिलीज। तो स्पर्म रिलीज होने के लिए यहाँ पर जो फ्री मैच्योर स्पर्म्स हैं ये बाद में रिलीज होते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन, मतलब उसका रिलीज होना।
दिस इज अगेन द फ्यू ऑफ द फंक्शंस। यहाँ पर देख सकते हैं वासा डिफरेंशिया, अंदर होते हैं डक्ट जो कि सेमिनल वेसिकल्स को भी रिसीव करते हैं बाद में, फिर ये यूरिथ्रा के अंदर ओपन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, ये सब एक्सेसरी डक्ट्स हैं। यहाँ पर भी सेम सेक्शन जो है वो दिखाया गया है, स्ट्रक्चर्स हैं। तो ग्लैंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज लोकेटेड जस्ट बैक टू द यूरिनरी ब्लैडर। नाउ वी विल सी द एक्सेसरी डक्ट्स। तो एक्सेसरी डक्ट्स जो है हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे अलोंग विद द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो ये एलएस है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है टेस्टिस का। तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं ट्यूनिका, यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, पैराइटल लेयर है, फिर उसके बाद में विसेरल लेयर है, और बीच में जो है यहाँ पर एक स्पेस है, कुछ ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इंपॉर्टेंट यही है, ये जो चैम्बर्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर ये बनाते हैं रेटी टेस्टिस। एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। एंड फ्रॉम द रेटी टेस्टिस नियर अबाउट 15 to 20 फाइन ट्यूब्यूल्स अराइज हो रहे हैं। ये वाले जहाँ पर कर्सर है वहां पर देखिए, दीज आर द फाइन ट्यूब्यूल्स व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम द रेटी टेस्टिस और रेट टेस्टिस। इनको बोलते हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स या इन्हीं को वासा इफेरेंशिया भी कहते हैं। और ये जो वासा इफेरेंशिया है ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो लेयर होती है उसको पियर्स करके कैपुट वाले पार्ट में, एपिडाइमिस का जो अपर पार्ट है, हेड ऑफ द एपिडाइमिस यहाँ के इसके अंदर ओपन हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो सी शेप या सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये इतना पूरा जो देख रहे हैं हम लोग लेटरल साइड में ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द एपिडिडाइमिस। नाउ एपिडिडाइमिस जो है ये बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसकी कॉइलिंग समझ में आ रही होंगी। अगर इसकी कॉइलिंग को हम लोग जो है वो ओपन करते हैं, इसको अनवाइंड करते हैं अगर हम लोग, तो इसकी लेंथ नियर अबाउट 6 मीटर तक जाती है। और इसके भी 3 पार्ट है। यहाँ पर जो ऊपर पार्ट जो पार्ट है इट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस और इसी को कैपुट एपिडिडाइमिस भी बोलते हैं। मिडल जो पार्ट है इट इज कॉल्ड बॉडी और कॉर्पस पार्ट, और फिर उसके बाद में यहाँ का जो थोड़ा थिन होता हुआ पार्ट है इट इज कॉल्ड द कॉर्डा एपिडिडाइमिस और टेल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। तो स्पर्म्स यहाँ पर सिंथेसाइज होकर के बन के इफरेंट डक्ट्यूल, पहले रेटिडेस्टिस फिर इफरेंट डक्ट्यूल्स के थ्रू कैपुट में आते हैं, यहाँ पर थोड़ा मैच्योर होते हैं और उसके बाद में मैच्योर स्पर्म यहाँ से फिर इजैकुलेट होकर के फिर कॉर्पस और कॉर्डा तक जाते हैं। तो यहाँ जो एपिडिडाइमिस का पार्ट है, मतलब हेड वाला जो पार्ट है, वहां पर स्पर्म्स के अंदर मोटाइलिटी आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कभी पूछ भी सकते हैं एमसीक्यू में, इसके पहले भी पूछा गया है कि स्पर्म्स जो है वो मोटाइलिटी कौन से पार्ट में गेन करते हैं। सो इट इज कैपुट एपिडिडाइमिस। मोटाइलिटी भी यहीं पर आती है और फर्टिलाइज करने की जो एबिलिटी है वो भी यहीं पर गेन करते हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट ये तो हमने देख लिया लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ना यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया अभी हम देखते हैं और फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स देखेंगे। तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो है वो एक्सटर्नल पॉपुलेटरी ऑर्गन है और मेल के अंदर जो एक्सटर्नल पॉपुलेटरी ऑर्गन है इट इज द पेनिस। तो पेनिस एक्सटर्नल पॉपुलेटरी ऑर्गन है और एंड इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यूज का बना हुआ रहता है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से बहुत रिचली सप्लाइड है। और ड्यूरिंग कॉपुलेशन द ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स इरेक्ट टू easily copulate, for easy copulation or deposition of the semen into the female's reproductive tract। अपने डिस्टल एंड पर, मतलब फ्री एंड पर जो है यहाँ पर एक सोलर स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट रहता है which is covered by a loose fold of skin called foreskin। तो जो foreskin है वो कहां पर होती है आप वो देख लीजिए पेनिस के स्ट्रक्चर में, ये वाला जो पार्ट है आगे का। सो दिस इज द डिस्टल पोर्शन, द फ्री पोर्शन, इट इज कवर्ड बाय द फोरस्किन। समटाइम ड्यूरिंग सर्कमसिजन जो प्रोसेस होता है इस फोरस्किन को जो है वो कट करके निकाल दिया जाता है।
एक्सेसरी डक्ट्स हमने देखा। नाउ एक्सेसरी ग्लैंड्स देख रहे हैं अभी। तो पोजीशन मैंने आपको बता दी है इसके प्रीवियस जो डायग्राम है उसमें। सो एक्सेसरी ग्लैंड, इसमें सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं, दीज आर द पेयर्ड ग्लैंड्स, और मेजॉरिटी ऑफ द सीमन, मतलब सीमन का जो मेजर पार्ट है ये सेमिनल वेसिकल से ही फॉर्म होता है। तो नियर अबाउट जो है 60% वॉल्यूम सीमन का ये सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है, और जितना भी सिक्रीशन होता है स्पर्म को छोड़ करके, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये सब जो है बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल वेसिकल जो है मेनली विस्कस फ्लूइड रिलीज करते हैं, जिसका कंपोजिशन याद रखिए, इसके अंदर जो है फ्रुक्टोज होता है जो कि स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर फ्लोटिंग प्रोसेस, और फाइब्रिनोजन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है जैसे ही सीमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट होता है। फिर टोटल जो वॉल्यूम है सेमिनल वेसिकल के जरिए कंट्रीब्यूट किया जाने वाला वो होता है 60% तक। नेक्स्ट जो है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अनपेयर्ड ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इंटरनली जो है ये भी, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमको नहीं पढ़ना, पर इंटरनली ये भी बहुत ज्यादा जो है कंपार्टमेंट से बना हुआ होता है। नियर अबाउट 20 to 30 सेपरेट जो है वो लोब्स इसके अंदर होते हैं, एंड दीज लोब्स दे ओपन इनटू द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से पहले जो है जहां पर सेमिनल वेसिकल के जो डक्ट्स हैं वो आकर के मिलते हैं, वहां पर बनता है इजैकुलेटरी डक्ट। फिर नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं दे आर द बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके लिए इनको बल्बोयूरिथ्रल कहते हैं, यूरिथ्रा के ऊपर होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज द कॉपर्स ग्लैंड। इनको कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, पेयर्ड बोलते हैं इनको कॉपर्स ग्लैंड। पेयर्ड ग्लैंड ये भी हैं, और ये सिक्रीट करते हैं अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड। कभी उसको जो है उसको प्रोसीमेन भी कहा जाता है, और उसका मेन काम जो होता है वो न्यूट्रलाइज करना होता है यूरिथ्रा के पैसेज को, क्योंकि यूरिन भी यूरिथ्रा से पास होता है। ह्यूमन बीइंग में मेल के अंदर जो है जो यूरिथ्रा होता है उसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। यूरिन भी वहीं से पास होता है, स्पर्म भी वहीं से पास होता है। तो यूरिन जो है वो एसिडिक होने की वजह से स्पर्म अगर वहां से डायरेक्ट पास होंगे तो स्पर्म्स जो है वो मर सकते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम जो है इस बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट जो भी रिलीज होता है, जो भी कंपोजिशन है सभी ग्लैंड का अलोंग विद द स्पर्म, उसको हम कहते हैं सीमन। तो सीमन के अंदर जो है स्पर्म भी होते हैं और बाकी सबका सिक्रीशन होता है, जिसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सिक्रीशन ऑफ ऑल एक्सेसरी ग्लैंड, जो कि फ्रुक्टोज, कैल्शियम और अदर एंजाइम रिच होता है। और एक जो इजैकुलेशन होता है नियर अबाउट 3 to 4 ml सीमन एक इजैकुलेशन में रिलीज होता है, जिसके अंदर 300 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। और स्पर्म्स जो होते हैं दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल गैमेट जिसको हम कहेंगे। तो ये सब रिलीज होता है, और इसका जो पीएच होता है वो समवेयर 7.2 से 7.6 के बीच में होता है। नाउ कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके भी यहाँ पर जो है कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। इसमें वन पेयर ऑफ ओवरी, फिर ओवरी से अराइज होने वाले जो डक्ट हैं ओविडक्ट और यूटेरस, फिर सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया आते हैं। तो पहले हम जो है यहाँ पर इंटरनल जेनिटलिया देख लेते हैं। फीमेल के जो इंटरनल जेनिटलिया है, यहाँ पर ये सेक्शनल व्यू है, लोकेशन यहाँ पर दिखाया गया है पूरा। आप ये देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर, और उसके बाद में फिर इसके पीछे जस्ट यहाँ पर लोकेटेड है यूटेरस, या जिसको वोम्ब भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है ये इस तरफ फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया है, दिस इज द यूरिथ्रा। तो फीमेल में यूरिथ्रा जो है ये डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होता है, जो कि वेस्टिब्यूल के पार्ट में आके ओपन होता है। वजाइना जो है ये है यहाँ पर, जो कि यूटेरस की आउटर साइड की ओपनिंग है। तो इसको हम लोग जो है फ्रंटल व्यू के अंदर भी देखेंगे। तो फीमेल के अंदर यहाँ पर देयर आर 2 सेपरेट ओपनिंग, one for passing the urine and another for receiving the semen। यहाँ पर जो है आप आउटर कवरिंग भी देख सकते हैं, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, और ये ओपनिंग है, इसको जो वजाइना की ओपनिंग है इसको हम लोग कहते हैं वजाइनल ओरिफिस। सो दिस इज द फ्रंटल व्यू, सेम डायग्राम है।
डायग्रामेटिक जो आपके एनसीईआरटी का बना हुआ डायग्राम है, सेम उसी का वही डायग्राम है ये भी। तो सेक्शनल व्यू है। अब इसके हम लोग जो है वो पार्ट्स देख लेते हैं पहले। तो इंटरनल जेनिटलिया पहले हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद में फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया हमको पढ़ना है, बिकॉज इंटरनल जेनिटलिया ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो इंटरनल जेनिटलिया में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वन पेयर ऑफ ओवरी। ये वन पेयर ऑफ ओवरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस थे जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करते थे, हार्मोन भी रिलीज करते थे, ऐसे ये फीमेल के प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर विड्थ इनकी होती है, और थिकनेस नियरली 1 to 1.2 सेंटीमीटर की होती है। दे आर नियरली द शेप ऑफ आलमंड, आलमंड शेप होते हैं ये, और सपोर्टेड होते हैं ये बाय वेरियस सस्पेंसरी लिगामेंट। बॉडी वॉल से भी सपोर्ट होते हैं, इवन यूटेरस से भी जो है ये जुड़े हुए रहते हैं। मेन काम इसका है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना, मतलब ओवा प्रोड्यूस करना, और साथ ही जो फीमेल के सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन उनको भी प्रोड्यूस करना। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, इसके अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। 2 जगह पर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। ओवरी के अंदर जो है फॉलिकल को लेकर के साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, और यूटेरस जो है उसकी वॉल की थिकनेस को लेकर के साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। सो दीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन नेक्स्ट जो इसी से अटैच्ड स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, पेयर्ड है इस तरफ भी, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का जो फ्री एंड होता है, यहाँ पर बारीक बारीक यहाँ पर फिंगर लाइक जो है वो प्रोजेक्शन जैसे दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड फिब्रिया। और फिब्रिया से ओवरी का जो फ्री एंड है वो अटैच होता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है। और फिर उसके बाद में कोनिकल शेप जो पार्ट है, इट इज द इन्फेंटिबुलम, देन एम्पुला एंड देन द कनेक्टिंग पार्ट, मतलब जो इसको यूटेरस से कनेक्ट कर रहा है, इट इज द स्टमस। तो ये पूरा जो है ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज द ओविडक्ट। नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ होती है। इंटरनली इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ से जब ओवम इसके अंदर ट्रांसफर होते हैं तो उसको पुश करके यहाँ तक पहुंचाने का काम इसके जरिए होता है। देन नेक्स्ट जो है दिस पार्ट, दिस पोर्शन, इट इज द एम्पुलरी स्टमस जंक्शन, मींस बिटवीन स्टमस एंड द एम्पुला। दिस लोकेशन, यहाँ पर होता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम देखेंगे, दिस इज द लोकेशन। अभी तो लोकेशन जो है आप इसकी याद रखिए। नेक्स्ट जो पार्ट है, इट इज दिस डायलेटेड पोर्शन, इट इज द यूटेरस। तो यूटेरस जो है इसके भी जो है वो 3 पार्ट है। ये ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हैं डोम शेप पार्ट, इट इज कॉल्ड एज द फंडस पार्ट। मिडल जो पोर्शन है ये इतना, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी और द कॉर्पस। और उसके बाद में यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग है, जो कि वजाइना के जस्ट ऊपर होती है, इट इज कॉल्ड एज द सर्विक्स रीजन। ऐसे ही जो इसकी सेलुलर लेयर है, तो इसमें जो लेयर है सेल्स की, तो बिल्कुल जो आउटर लेयर होती है वो पेरिटोनियम से डिराइव होती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम। बिल्कुल बाहर की जो लेयर, यहाँ पर तीनों नाम देख सकते हैं, एक बार सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ चुका है क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो मिडल लेयर है, जो कि मस्कुलर, हाईली मस्कुलर होती है, इट इज कॉल्ड एज द मायोमेट्रियम। और फिर ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है, इट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम के अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, इसकी थिकनेस जो है कम ज्यादा होती रहती है थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द वजाइना। तो ये वजाइना जो है, दिस इज आल्सो, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मिंग द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। तो ये भी जो है वो डिस्टेंसिबल या कोलैप्सिबल पार्ट होता है। इसकी लेंथ नियर अबाउट 7.5 to 10 सेंटीमीटर तक होती है। और इनर जो इसके सेल्स होते हैं, वहां से कुछ ग्लाइकोजन, कुछ वजाइनल ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होता है, कुछ वजाइनल बैक्टीरिया जो उसके अंदर रहते हैं, लैक्टोबैसिलाई टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि वजाइना का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक लेवल पर मेंटेन करते हैं, सो दैट सम ऑफ द फंगस दे आर नेचुरली अवॉइडेड। मतलब कुछ फंगल इन्फेक्शन जो है वो नेचुरली अवॉइड हो जाते हैं। वजाइना का मेन काम जो होता है वो होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन को रिसीव करना और बर्थ के टाइम पर बर्थ कैनाल फॉर्म करना, जहां से
जो बर्थ प्रोसेस है वो अकम्प्लिश होता है। ये थोड़ा और डिटेल्ड डायग्राम है इसका, तो यहां पर आप लिगामेंट्स देख सकते हैं। दिस इज द फोल्ड, ये ब्रॉड लिगामेंट है, और फिर उसके बाद में जिससे ओवरी यूटेरस से कनेक्टेड है वो है ओवेरियन लिगामेंट। तो ये थोड़ा डिटेल्ड डायग्राम है अलोंग विद द ब्लड वेसल्स। तो प्रीवियस डायग्राम जो है वो आपके टेक्स्ट बुक का है, यहाँ पर वजाइना भी देख सकते हैं आप, तो यहाँ और डिटेल में दिखाया हुआ है सब। तो ये ओवरीज का जो मैंने अभी बताया डिस्क्रिप्शन पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीजें अभी आपको बताई गई हैं। नाउ दिस इज द सेक्शनल व्यू और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवरी। तो ओवरी का जो है दिस इज द सेक्शनल व्यू। तो सेक्शनल व्यू में आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर मेनी ग्रोइंग फॉलिकल्स प्रेजेंट यहाँ इंटरनली। तो दो पार्ट में जो है वो डिवाइडेड रहता है ये। एक जो इसका इनर पोर्शन है जहां पर ये ब्लड वेसल्स हम देख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ओवेरियन मेडुला। तो ये पूरा जो है ये ओवेरियन मेडुला का पार्ट है। दिस आउटर रीजन, ये जो यहां से इस तरफ से आउटर रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज द ओवेरियन कॉर्टेक्स। एंड दिस ओवेरियन कॉर्टेक्स इट शोज द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल। अलग अलग फॉलिकल की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है यहाँ पर हम देख रहे हैं। एंड दीज फॉलिकल्स दे स्टार्ट डेवलपिंग their development from the primordial follicle. Later on those primordial follicle they are transformed into primary follicle, and in between the oocyte cell is also formed. Then later on after growth these primary follicles they are converted into secondary follicle, and the mature secondary follicle is called as the Graafian follicle on the basis of name of the scientist who discovered it. So यहाँ आप उसकी वेरियस स्टेजेस देख रहे हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं, these changes are taking place in the cortical region. And after ovulation, once the ovulation takes place, तो एक बार जब ओवम रिलीज हो जाता है तो जो रिमेनिंग या एम्प्टी फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, they are converted into a temporary endocrine gland called as the corpus luteum. और corpus luteum जो होता है फिर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है, और फिर corpus luteum की भी अपनी एक लाइफ होती है। फिर उस ड्यूरेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये बनाता है एक व्हाइटिश कलर का स्ट्रक्चर जिसको कॉर्पस अल्बिकन्स कहा जाता है। नाउ दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये सेम डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी को रिफर करके बनाया गया डायग्राम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके वेरियस चेंजेस को। ब्लड वेसल्स दिखाए हुए हैं, प्राइमरी छोटे वाले जो फॉलिकल्स हैं, फिर उसके बाद में ये ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ये टर्शियरी फॉलिकल है, ये है मैच्योर ग्राफियक फॉलिकल। तो जब ग्राफियक फॉलिकल स्टेज आ जाती है तो ये ओवरी की वॉल के ऊपर ऐसा एक ब्लिस्टर जैसा नजर आता है हमको। बाद में यहाँ से ये ओवम रिलीज होता है। फिर ये एम्प्टी पार्ट है उसका, जो एम्प्टी पार्ट है, फिर ये एम्प्टी पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है जो कि येलोइश कलर का एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब ये जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो यहाँ बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, इसकी जो लाइफ है ये डिपेंड करती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पर। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्लेसेंटा बनने तक जो है फंक्शनल रहता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता रहता है। और अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता तो 4 से 5 दिन के बाद में फिर ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है अंडर सम हार्मोन। हम पढ़ेंगे एचसीजी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये डेवलप्ड रहता है, और अगर एचसीजी हार्मोन नहीं मिलता है तो फिर ये धीरे धीरे एक व्हाइटिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कॉर्पस अल्बिकन्स कहते हैं। तो ये है पूरा ओवरी का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ट्रांसफर सेक्शन जो मैंने आपको बताया उसी का यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन है। These are the accessory ducts, और डिटेल में यहाँ पर एक्सेसरी डक्ट्स दिखाए हुए हैं। ये सारे जो डक्ट हैं, फिब्री वगैरह है, यहाँ पर इस्थमस है और एम्पुला जंक्शन वगैरह सब दिखाया हुआ है इस डायग्राम में डिटेल में। तो ये जो एडिशनल डायग्राम मैंने यहाँ पर रखे हैं ये आपके एडिशनल रेफरेंस के लिए। आप देख सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर एनसीईआरटी के डायग्राम के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा डायग्राम भी मैंने यहाँ पर डाल दिए। तो वो सिर्फ इसलिए कि आप जब इसको रिमाइंड करके देखेंगे 2 से 3 बार तो आपको
जो नाम थ्योरी के अंदर लिखे हुए हैं वो डायग्रामेटिकली आप देख सकेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है वो हर एक के लिए सिंगल सिंगल डायग्राम है और वहां पर एकदम लिमिटेड नंबर ऑफ लेबलिंग्स हैं। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल लेबलिंग भी दी हुई है, उनके फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिए, फिर भी आपके रेफरेंस के लिए आप एक बार उसको, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ में आप रीड कर सके उसको, तो इस प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दी हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आते हैं काफी, ये दोनों चैप्टर्स के ऊपर, फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर, तो इसके लिए थोड़ा एडिशनली जो चीजें हैं वो आप एक बार पढ़ते जाएंगे तो कुछ चीजें आपको याद होती जाएंगी। नेक्स्ट जो यूटेरस का पार्ट है वो मैंने बता दिया कि सिंगल यूटेरस जो है वो प्रेजेंट रहता है एब्डोमिनल रीजन में, इसी को जो है वो वोम्ब भी कहते हैं, और सपोर्टेड होता है, पियर शेप होता है, सपोर्टेड होता है पेल्विक वॉल से बाय लिगामेंट से, कुछ कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं। वजाइना का भी यहाँ पर जो है फंक्शन बताया हुआ है, बर्थ कैनाल फॉर्म करती है। 3 लेयर्स के नाम जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताए थे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, जो कि यूटेरस की वॉल के नाम है। देन द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे। अब तक के हम लोगों ने जो देखा वो था इंटरनल जेनाइटिलिया, तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में पहले कौन कौन सी चीजें आती हैं वो ये देख लीजिए। मॉन्स प्यूबिस है, और लेबिया मेजोरा है, लिप लाइक फोल्डिंग फोल्डेड स्ट्रक्चर है, लेबिया माइनोरा है, क्लाइटोरिस है, हाइमेन है, वेस्टिब्यूल है, और ब्रेस्ट भी आ जाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के अंडर में। और कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि एसोसिएटेड रहते हैं लेबिया माइनोरा से, विच आर कॉल्ड द वेस्टिबुलर ग्लैंड, या जिसको हम जो कि बार्थोलिन्स ग्लैंड भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को फीमेल के। सो दीज आर द एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। लिमिटेड नंबर ऑफ लेबलिंग मैंने यहाँ पर बताया, क्योंकि एक्सटर्नल जेनाइटिलिया डिटेल में नहीं है, फिर आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो देखना है लोकेशन के साथ में। तो बाहर का जो ये पूरा स्किन, इसके बाहर ऐसा स्किन लाइक फोल्ड होता है आउटर, इट इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। लेबिया का मतलब होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर, और मेजोरा थोड़ा साइज बड़ा होने की वजह से उसको मेजोरा कहा गया है। तो ये आउटर जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एज द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है ये होमोलोगस होता है स्क्रोटम के, मेल का जो स्क्रोटम होता है, टेस्टिस की जो ऊपर का, जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, तो उसका होमोलोगस स्ट्रक्चर है, मतलब उसके टिश्यूज हैं, उसके स्किन वगैरह के जो सेल्स हैं वो सेम सेल्स के बने हुए रहते हैं जिनका स्क्रोटम बना हुआ रहता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा थोड़ा अंदर होता है, स्मॉलर होता है, और थिनर लिप लाइन जो है वो फोल्ड है, मीडियली लोकेटेड है ये, और फिर अपने पोस्टीरियर साइड में, मतलब यहाँ इस तरफ जो है आगे जाने के बाद में लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा एक दूसरे से फ्यूज होकर के फोरशेट नाम का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और इसके ऊपर की जो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट जो उठा हुआ पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द मॉन्स प्यूबिस। तो ये जो मॉन्स प्यूबिस वाला एलिवेटेड पोर्शन है लेबिया मेजोरा के ऊपर का, दिस इज द मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पर जो है वो हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट फिर जो है क्लाइटोरिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ एक एलिवेटेड पोर्शन है क्लाइटोरिस। तो ये जो क्लाइटोरिस है ये ह्यूमन मेल पेनिस के होमोलोगस रहता है, क्योंकि ये सेम टिश्यूज का बना हुआ रहता है, और वही जिसका ह्यूमन मेल पेनिस बना हुआ रहता है। तो ये भी इरेक्टाइल टिश्यूज का बना हुआ रहता है, कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये 2 टिश्यूज हैं जो कि पेनिस में भी प्रेजेंट रहते हैं, और स्मॉल अमाउंट में यहाँ इसके अंदर भी, क्लाइटोरिस के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। इसके ऊपर एक थिन कवरिंग होती है जिसको क्लाइटोरल हुड कहा जाता है। फिर एक पोस्टीरियर वर्टिकल डिप्रेशन है जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, जो कि यूरिथ्रा की ओपनिंग है जहां से यूरिन जो है वो पास होता है। फिर इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये वजाइनल ओपनिंग है, और इसके सराउंडिंग में यहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज द हाइमेन। बीच में एक स्मॉल पोर होता है हाइमेन के बीच में, और वहां से मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है वो पास आउट होता है। अनमैरिड फीमेल के अंदर जो हाइमेन होती है ये पूरी तरह से इंटैक्ट होती है, और मैरिड फीमेल के अंदर ये रप्चर होती है ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। बट presence of intact hymen or ruptured hymen is not the indication of virginity. वर्जिनिटी का इंडिकेशन नहीं है। हाइमेन जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ही जो है वो ब्रेक हो,
उसके पहले भी जो है कुछ एक्सरसाइज है, साइकिलिंग एक्टिविटीज है, कुछ एथलेटिक एक्टिविटीज है, उसके थ्रू भी हाइमेन जो है वो रप्चर हो सकती है। तो इसलिए हाइमेन को साइन ऑफ जो है वो वर्जिनिटी नहीं माना जाता है, बट स्टिल इन सम ट्राइब्स इट इज कंसिडर्ड एज द साइन ऑफ वर्जिनिटी। नेक्स्ट जो है वो है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स जो है दीज आर द पेयर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट यहां पर प्रेजेंट है। दे आर मीन फॉर फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी की फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी इसमें आप देख सकते हैं पोस्टीरियर साइड से इट इज सपोर्टेड बाय द रिब। पेक्टोरल रीजन में पूरा जो स्ट्रक्चर है ये लोकेटेड होता है। एंड दीज आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। उसके बाद में फिर इंटरकोस्टल मसल्स यहां पर है इन बिटवीन द रिब्स। फिर कुछ फैटी टिश्यूज हैं और उसके बाद में आप देख सकते हैं जस्ट उसके नीचे ये जो पार्ट है दिस इज द दीज आर द मेमोरी लोब। और मेमोरी लोब के अंदर मेमोरी अल्वियोलाई है। फिर मेमोरी अल्वियोलस के बाद में फिर ये बनाते हैं मेमोरी डक्ट, यहाँ पर मेमोरी डक्ट। और फिर मेमोरी डक्ट के बाद में लेक्टिफेरस डक्ट है। तो मिल्क जो है वो सिंथेसाइज होता है अंडर सर्टेन हार्मोन और लेक्टोजेनिक जो हार्मोन्स होते हैं उनके अंडर में सिंथेसाइज होता है और यहाँ पर स्टोर होता है। जो ये लेक्टिफेरस डक्ट के पहले का जो आप पार्ट देख रहे हैं दीज आर द सोलन पोर्शन कॉल्ड एम्पुला। और फिर यहाँ से ये 15 to 20 स्मॉल फाइन डक्ट्यूल्स होते हैं जो कि ओपन, जिनको हम लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, ये ओपन होते हैं निपल में, जहां से ये जो बेबी होता है लैक्टेशन लेने वाला उसकी बॉडी में, उसके माउथ में ट्रांसफर किया जाता है मिल्क। नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस हमको दोनों स्टडी करना है। तो गैमेटोजेनेसिस में फर्स्ट जो है इट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट और द स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर वॉल होती है वहां पर अलग अलग टाइप की जो सेल्स मैंने अभी बताया, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होते हैं ये स्पर्म बनाने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये नरिशमेंट के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। कुछ और सेल्स होते हैं इन बिटवीन व्हिच आर कॉल्ड एज लीडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, वो एंड्रोजन रिलीज करते हैं। तो दो यहाँ पर जो है कन्वीनियंस के लिए दो स्टेजेस हैं। वैसे तो ये दोनों स्टेजेस ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। एक जो है वो स्पर्मेटिडोजेनेसिस है और दूसरी स्पर्मियोजेनेसिस है। तो पहले हम देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर इसमें कुछ फेजेस देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो पहली जो फेज है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड फेज जो है ग्रोथ फेज है। तो स्पर्मेटोगोनियम से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम में कई बार जो है माइटोसिस है और इससे फिर जो है कुछ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्म फॉर्म करने वाले सेल्स हैं। स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे होते हैं और फिर ग्रोथ फेज आती है। फिर ये सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो एक के बाद एक ग्रो होते हैं और फिर ये बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड। फिर यहाँ होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और फिर इससे हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है फॉर्म होते हैं। और फिर मियोसिस 2 होने के बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं ये स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होते हैं। फिर ये स्पर्मेटिड जो होता है, यहाँ तक कि स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मेटिड बनना। और फिर स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये अटैच होते हैं सर्टोली सेल्स से और वहां से नरिशमेंट ऑब्टेन करके ये मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ तक स्पर्मेटिडोजेनेसिस है, यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस है और फिर इनका रिलीज होना इट इज कॉल्ड एज द स्पर्मिएशन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पूरे सीमेन का डिपॉजिट होना इट इज कॉल्ड एज द इजाकुलेशन। तो ये वेरियस स्टेजेस हमने देख लिया। मैच्योरेशन फेज में मियोसिस वगैरह होता है और स्पर्मियोजेनेसिस मैंने बता दिया, स्पर्मिएशन बता दिया। स्पर्मिएशन में एक पर है वो 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया 2018 में आई थिंक स्पर्मिएशन का क्वेश्चन था। ये हार्मोनल रेगुलेशन है। तो पूरा जो प्रोसेस है स्पर्म
स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये GnRH से स्टार्ट होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, वहां से गोनेडोट्रोपिन रिलीज होते हैं। दो टाइप के गोनेडोट्रोपिन होते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है ये स्टिमुलेट करता है लिटिक सेल्स को फॉर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल को नरिशमेंट के लिए। एंड्रोजन जो है वो फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं और ये सर्टोली सेल उसको नरिश करते हैं। ये स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है, किस तरह से स्पर्मेटिड जो होता है उसका न्यूक्लियस और उसका स्ट्रक्चर ये मॉडिफाई होकर के मैच्योर स्पर्म बनाता है। तो ये उसका प्रोसेस यहाँ पर सीक्वेंशियल प्रोसेस दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर उसके बाद में फ्लैजिलम बना रहे हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो स्ट्रक्चर मैच्योर स्पर्म यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया। नियर अबाउट 60 माइक्रोमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। अलग अलग पार्ट्स हैं इसके। ये जो ऊपर का पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो देख रहे हैं, दिस इज द हेड पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ टर्मिनल कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। उसके अंदर फिर इसका न्यूक्लियस है। नेक पोर्शन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके सेंट्रियोल, और फिर उसके बाद में ये है मिडल पीस जो कि स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है। दिस पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द निबेंकन पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन तो आपको पता है, टू प्रोवाइड द एनर्जी। न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम रहता है, बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। जब ये इंटर हो जाता है तो ये मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। सेंट्रियोल जो है इसकी पूरा टेल रीजन बनाता है, और ये है उसकी फ्लैजिलर टेल जो कि जिसकी बीटिंग की वजह से ये मूव करता है। सो स्पर्म स्ट्रक्चर के पार्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक इजाकुलेशन में नियर अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म वन इजाकुलेशन में रिलीज होते हैं। सीमन का कंपोजिशन यहाँ पर लिखा हुआ है। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो है 60% ऑफ द स्पर्म दे मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड मोटाइलिटी। तो ये नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए है। oogenesis नेक्स्ट प्रोसेस है। इसके भी जो इवेंट्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले गैमेट मदर सेल है जो कि बर्थ से पहले ही प्रेजेंट रहते हैं। इवन बर्थ तक के बहुत सारे उसमें से डिजेनरेट हो जाते हैं, और एट बर्थ मेनी मिलियन जो सेल्स होते हैं ओगोनिया जिनको हम कहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं फीटल ओवरी के अंदर। फिर ये धीरे धीरे मॉडिफाई होते हैं, प्रोफेज 1 पे अरेस्टेड रहते हैं प्राइमरी ओसाइट के अंदर, और फिर प्राइमरी ओसाइट और ग्रैनुलर सेल्स जो है ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं। और फिर ये फॉलिकल्स के अंदर जब आते हैं तो 60,000 से लेके 80,000 हर एक ओवरी में प्यूबर्टी के टाइम तक प्रेजेंट रहते हैं। प्यूबर्टी वो फेज होती है जहां से फीमेल को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल MC आना स्टार्ट होती है। सेकेंडरी फॉलिकल है यहाँ पर, दे आर सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स एंड थिकल सेल्स। तो सभी फॉलिकल के जो है स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ब्रीफली मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी ओसाइट, ये तमाम चीजें। ये डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल वाली स्टेज है जो अभी हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी में स्टडी किया, वो सेम है, बस यहाँ पर सिर्फ फॉलिकल को फोकस किया गया है ज्यादा। तो फॉलिकल्स का आप मैच्योरेशन स्टेज देख सकते हैं इसके अंदर। ये है डायग्राम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का। मैच्योर फॉलिकल या इसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। तो सराउंडिंग में आप थीकल सेल्स देख सकते हैं, फिर कुछ ग्रैनुलोसा सेल है, ये जो उठा हुआ पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्कस प्रोलिगेरस, या किसी को कुमुलस ओफोरस भी कहते हैं। ये यहाँ पर इसका ये है ओवम जो कि सराउंडेड है बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल से, और इसी के नीचे फिर जोना पेलोसिडा वगैरह जो पार्ट है वो हम देखेंगे ओवम के स्ट्रक्चर में। oogenesis का प्रोसेस है। डिप्लॉइड ओगोनिया है, माइटोसिस होता है, ओगोनियम बहुत सारे यहाँ पर और बन जाते हैं। फिर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये तो ओगोनिया बहुत सारे बर्थ के टाइम ही प्रेजेंट रहते हैं, और फिर धीरे धीरे इसमें से एक एक ओगोनिया हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर मैच्योर होता हुआ फाइनली जो है वो ओवम में कन्वर्ट होता है। तो स्टेजेस जो है वो सेम है। यहाँ पर ओगोनिया जो होते हैं ये मियोसिस में जाके प्रोफेज 1 पर अरेस्टेड रहते हैं, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब डेवलपमेंट और फर्दर होती है फिर ये प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट और ओवम बनते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखने की है कि एक मेंसेस के ऊपर एक ही मैच्योर ओवम फॉर्म होता है, और बाकी जो सेल्स रहते हैं उनको हम कहते हैं पोलर बॉडीज।
तो एक पोलर बॉडी, दो या मैक्सिमम 3 पोलर बॉडीज तक फॉर्म हो जाते हैं। पोलर बॉडीज का कोई फंक्शन नहीं होता, बाद में वो डिजेनरेट हो जाते हैं। फेजेस वहां पर लिखे हुए हैं, सेम चेंजेस हैं ऑलमोस्ट जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, नाम वही है, बस आप देख लीजिए कि चेंजेस क्या है, नियर अबाउट सेम है, नाम भी कुछ वैसे ही है, स्पर्म की जगह ओ वर्ड आ गया है प्रीफिक्स। ये कंपैरिजन है दोनों के बीच में, सेम है जैसा हमने एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वही डायग्राम है, इसको यहाँ पर इलाबोरेट करके दोनों को दिखाया गया। एक तरफ जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को, एक तरफ ओजेनेसिस को, फुल प्लॉइडी भी लिखी हुई है, क्रोमोसोम का नंबर भी बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पोलर बॉडी फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, जितने भी पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं ये सभी बाद में डिजेनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसको फीमेल की ओवेरियन साइकिल या फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहा जाता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट, फीमेल प्राइमेट जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ह्यूमन है, मंकी है और गोरिल्ला, चिंपैंजी, इन सब का ये फीचर है। नॉन प्राइमेट के अंदर जो है मेंसेस नहीं होते, वहां पर इसकी जो इसी की जैसी जो साइकिल होती है उसको हम ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था उसको फर्स्ट चैप्टर के अंदर में। तो जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो नियर अबाउट एट द एज ऑफ 13 ईयर पर आती है, जिसको मेनार्की कहा जाता है। और फिर आफ्टर ऑन एन एवरेज एवरी 28 डेज जो है ये साइकिल रिपीट होती है फीमेल्स के अंदर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट फॉर ऑल फीमेल द साइकिल इज ऑफ फॉर 28 डेज, कुछ फीमेल में प्लस माइनस कुछ डेज हो सकते हैं, 3 से 4 दिन प्लस माइनस भी इसका हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज 28 डेज की साइकिल ली जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर एवरेज डेज लिखे हुए हैं। और हर एक साइकिल में एट द मिडल एक ओवम जो है वो रिलीज होता है 14th डे पर, हर एक मेंसेस के। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो है वो फेजेस लिखे हुए हैं डेज के साथ में, तो कंपेयर करने में के लिए बहुत इजी डायग्राम है ये। 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज जो कि ब्लीडिंग फेज होती है, और फॉलिकुलर फेज जहां पर नया फॉलिकल जो है डेवलप होता है, फिर फॉलिकल के अंदर जो है एग डेवलप होता है, और फिर है ओव्यूलेटरी स्टेज, एक ही दिन की होती है, मतलब 14वें दिन या कभी कुछ केसेस में प्लस माइनस 1-2 दिन हो सकता है, ओवम रिलीज होने वाली जो फेज है। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम की सिक्रेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज भी कहते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको 4 फेजेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो पहली फेज यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 फेज में से, ये है मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसका जो ड्यूरेशन है ये 1 to 4 डेज होता है, शुरू के 4 दिन। यहीं से हम जो है मेडिकली साइकिल, यहाँ से ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है वहां से साइकिल को स्टार्ट माना जाता है। तो 1 से लेकर 4 दिन है। यहाँ पर ये कब होती है और क्यों होती है, तो शुरू के 4 दिन ब्लीडिंग होती है, स्टार्ट में जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है, और अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसकी वजह से ये फेज आती है। और इस फेज में आप देख सकते हैं हार्मोन्स का लेवल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम होता है, एफएसएच का लेवल धीरे धीरे यहाँ से जो है वो पहले ज्यादा रहता है, फॉल डाउन होना स्टार्ट होता है, और एक कंटिन्यू एलएच का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो यहाँ इस फेज में नियर अबाउट 35 से 45 या मैक्सिमम 50 ml तक का ब्लड लॉस होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो फेज है ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होने की वजह से आती है, साथ में जो है जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो भी लॉस हो जाता है। यूटेरस के अंदर जो चेंजेस होते हैं, ओवरी में तो कुछ खास नहीं, लेकिन यूटेरस में चेंजेस बहुत होते हैं। यहाँ पर यूटेराइन लाइनिंग की चेंजेस आप देख रहे हो, ये एकदम थिन हो जाती है, इसकी थिकनेस जो है वो 1 mm तक पहुंच जाती है। तो जो ब्लड वेसल्स फॉर्म हुए रहते हैं प्रीवियसली वो यहाँ पर ब्रेक होते हैं और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट जो सेकंड फेज है, द सेकंड फेज इट इज कॉल्ड एज द प्रोलिफेरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज। तो ये जो फेज है ये 5th से लेकर के 13th डे तक होती है, एवरेज ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे 5th to 13th डे। धीरे धीरे जो यूटेरस की जो थिकनेस है वो बढ़ना स्टार्ट होती है इस फेज में, और जो फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है उसके अंदर फिर कुमुलस ओफोरस जो स्ट्रक्चर मैंने बताया जिसके अंदर ओवम बनता है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एस्ट्रोजन का, और उसके कुछ दिनों बाद जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का। एलएच का लेवल कंटिन्यू जो है वो बढ़ता ही रहता है। फिर नेक्स्ट जो फेज है इट इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेटरी फेज, शॉर्टेस्ट फेज है, अप्रोक्सीमेटली 14th डे पर होती है। इस वक्त जो यूटेरस की वॉल की जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम की, ये 3 mm से लेकर 5 mm के बीच में होती है। यहाँ पर फॉलिकल्स भी आप देख रहे हैं ग्रेजुअली डेवलप हो रहे हैं, यहाँ तक ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो गया। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सडनली इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, इट इज कॉल्ड एज द एलएच सर्ज। इसको हम एलएच सर्ज कहते हैं, मतलब सडनली उसका लेवल इंक्रीज होना, और उसकी वजह से फॉलिकल रप्चर होता है और ओवम यहां पर रिलीज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन प्रोसेस। तो ऑन एन एवरेज जो है इसको हम 14th डे पर लेते हैं कि 14th डे पर ये होती है। तो ओवम के सराउंडिंग में कुछ सेल्स रहते हैं जो कि रिलीज होते हैं फॉलिकल से, और कुछ ओवम का अपना सिक्रीशन होता है। इसके सराउंडिंग में जो ट्रांसपेरेंट जोन होता है, एरिया होता है, उसको वहां पर प्रेजेंट रहता है जोना पेलोसिटा के अंदर। नेक्स्ट जो एम्प्टी फॉलिकल होता है, ये देखिए येलोइश बॉडी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। यहां से फेज जो स्टार्ट होती है 15th डे से, इट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। और ये फेज जो है 15th डे से लेकर 28th डे तक कंटिन्यू होती है। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये इसकी लाइफ डिपेंड करती है फर्टिलाइजेशन होने और नहीं होने पर। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये प्लेसेंटा बनने तक का फंक्शनल रहता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर जो है ये कुछ दिनों के बाद में डिजेनरेट हो जाता है और ये बनाता है कॉर्पस अल्बिकन्स। यूटेरस की थिकनेस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम होती है, नियर अबाउट 6 mm तक यहाँ पर यूटेरस की थिकनेस रहती है। तो ये फेजेस यहाँ पर लिखे हुए जो मैंने बताया आपको ग्राफ के थ्रू, अलग अलग फेजेस यहाँ पर हार्मोन के साथ में, सेम चीजें जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दी है। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो प्रोसेस जो है बहुत सीक्वेंशियल है। इंसेमिनेशन इसमें पहली स्टेप है, मतलब सीमेन का फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट होना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जो मोटाइल स्पर्म्स रहते हैं वो सर्विक्स से पास होकर यूटेरस में चले जाते हैं। फाइनली जो है फिर ये एम्पुला तक पहुंचते हैं, ओविडक्ट के या फैलोपियन ट्यूब के, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोसेस डेफिनेशन तो आपको पता है, लिखी हुई है यहाँ पर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। देख सकते हैं बहुत सारे स्पर्म इसको जो है वो सराउंडिंग में भी दिखाए गए। तो ये जो आउटर जो लेयर ऑफ सेल है, दिस आउटर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द कोरोना रेडिएटा लेयर। फिर उसके बाद में ये वाइटेलाइन लेयर है, और उसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट जोन है, इट इज कॉल्ड जोना पेलोसिटा। देन ओवम है, ओवम के अंदर ओवम का न्यूक्लियस है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जिसको हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ये है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही स्पर्म जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होता है। कैल्शियम आयंस कुछ जो रहते हैं वो इसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और फिर वो जाकर के एक्टिवेट करते हैं यहाँ के गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, और एक्रोसोम से एक हार्मोन रिलीज होता है, इट इज कॉल्ड एज जोना लाइसिन, जो कि जोना पेलोसिटा को भी ब्रेक करता है, और एक्रोसिन जो इसको पेनिट्रेट करके यहाँ पर अंदर ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन। जैसे ही एक स्पर्म का हेड इंटर हो जाता है, पहले जो है रिलीज होता है एक्रोसोमल हार्मोन, फिर उसके बाद में जोना लाइसिन हार्मोन, जो जोना पेलोसिटा, ये ट्रांसपेरेंट जो एरिया देख रहे हैं जोना पेलोसिटा, इसको पेनिट्रेट करता है। और वंस वन स्पर्म इंटर, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं इसकी मेम्ब्रेन पर कि जो फर्दर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। बाद में इस मेम्ब्रेन को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ से निकल के इधर चले जाते हैं, और फिर इस मेम्ब्रेन को ये थोड़ा हार्ड कर देते हैं फॉर द एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म। बाद में फिर इसका जो न्यूक्लियस रहता है वो फीमेल के प्रोन्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होता है, जिसको एम्फीमिक्सिस प्रोसेस कहते हैं। डेवलपमेंट है यहाँ पर, तो सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, जैसे ही ओवम फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट और कुछ आगे की डेवलपमेंट तक जो जोना पेलोसिटा रहता है वो बाकी रहता है। तो यहाँ पर आप सिक्वेंशियल स्टेप्स देख सकते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर स्टार्ट होता है प्रोसेस ऑफ क्लीवेज।
तो क्लीवेज जो होता है ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, बट इसके अंदर जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उनकी साइज नहीं बढ़ती है, नंबर बढ़ता है। साइज इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि ये सारे के सारे सेल जितने भी हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं इनको, ये सब जोना पेलोसिटा से सराउंडेड होते हैं। तो फर्स्ट जो क्लीवेज है वो वर्टिकल होता है और एनिमल पोल की तरफ से होता है ये, और नियर अबाउट जो है 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के अंदर ये हो जाता है। तो दो ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, फिर ये दोनों ब्लास्टोमियर डिवाइड होकर के सेकंड क्लीवेज में ये 4 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, फिर 8 सेल्ड स्टेज आती है जिसको अर्ली मोरुला कहते हैं। फिर इसके सेल्स थोड़ा जो है वो डिफरेंशिएट होना यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर एक कैविटी जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। तो जो ब्लास्टुला होता है उसके जो आउटर बाउंड्री और सेल आप देख रहे हैं, दीस सेल्स आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। लेटर ऑन यही ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है ये फीडिंग सेल्स बनाते हैं और फिर बाद में इसी की 2 लेयर बनती है, आउटर और इनर ट्रोफोब्लास्ट, जिसको साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। उसमें से कुछ जो है वो प्लेसेंटा, प्लेसेंटल विली बना देते हैं या कोरियोनिक विली बना देते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो है ये अंदर के सेल्स का ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज द इनर सेल मास। पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है वो इसी इनर सेल मास से डेवलप होता है। यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हो, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसील और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट। वही चीज है यहाँ पर भी दिखाई हुई है, पर डायग्राम थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। प्रीवियस डायग्राम जो है वो ज्यादा अच्छा है, वो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, उसी को आप रेफर करिए। सेक्स डिटरमिनेशन का जो टॉपिक है ये हमने स्टडी किया है। फर्टिलाइजेशन का वन ऑफ द सिग्निफिकेंस है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो बेबी का सेक्स है वो डिटरमाइन हो जाता है। ये हमने पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है फर्स्ट चैप्टर में। क्लीवेज मैंने बता दिया आपको, मोरुला, अर्ली मोरुला। मोरुला जो स्ट्रक्चर है 8 to 16 ब्लास्टोमियर वाला होता है और देखने में जो है मलबेरी की तरह दिखता है, तो ग्रीक वर्ड मोरुला जो है ये मलबेरी के लिए यूज होता है। बाद में ब्लास्टोसिस्ट है और फिर ब्लास्टोसिस्ट थोड़ा जब डेवलप होता है तो यूटेरस के कांटेक्ट में आकर के इम्प्लांटेशन होता है यूटेराइन वॉल में। ये उसी का सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन के साथ दिखाया गया है। देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट है जो कि यूटेराइन वॉल के अंदर, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसके अंदर इम्बेड हो रहा है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर और जो प्लेसेंटा फॉर्म होता है उस प्लेसेंटा के फंक्शन, क्योंकि ह्यूमन जो है प्लेसेंटल मैमल है तो न्यूट्रिशन देना मेन फंक्शन है। अमाइनो एसिड है, शुगर है, विटामिन है, ये सब मैटरनल ब्लड से फीटल को मिलते हैं और रेस्पिरेशन ऑफ एम्ब्रियो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी जो है इसी के थ्रू होता है। जो वेरियस नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं फीटस के, जैसे यूरिया वगैरह जो है ये फीमेल के ब्लड में चले जाते हैं फीटस से। और प्लेसेंटा जो है इट आल्सो फंक्शंस एज एंडोक्राइन ग्लैंड, इट सिक्रीट्स ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कुछ एंटीबॉडीज भी रिलीज करता है जो कि फीटस को प्रोटेक्ट करता है वेरियस टाइप के इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। इट आल्सो स्टोर्स ग्लाइकोजन, जब तक के बच्चे का लीवर नहीं फॉर्म होता तब तक के यहाँ पर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है जिसके ब्रेकडाउन से फिर एनर्जी रिलीज होती है। और एक बैरियर बनाता है जो कि मिक्सिंग ऑफ फीटल एंड मैटरनल ब्लड को रोकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है पूरा डिस्क शेप स्ट्रक्चर साइड का, ये है प्लेसेंटा और ये है कोरियोनिक या प्लेसेंटल विली। ये है कॉर्ड जिसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। यहाँ पर जो है वो अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होते हैं जहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट्स का। ये म्यूकस प्लग फॉर्म हो जाता है जब जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही सर्विक्स को ये क्लोज कर देता है। और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लड वेसल्स जो है वो एक दूसरे में कॉइल रहते हैं, फीटल और मैटरनल। ये प्लेसेंटा के कुछ और लेटर फंक्शन है। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी है, तो जब जेस्टेशन पीरियड नियर टू कंप्लीट होता है तो रिलैक्सिंग स्टार्ट होता है, रिलीज होना। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन वगैरह जो है ये रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। और फिर यहाँ पर इम्प्लांटेशन के बाद में जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर
एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म फॉर्म होता है। ये पूरा जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। तो हमारे एनसीईआरटी में गैस्ट्रुलेशन वगैरह जो है वो पूरा इतना डिटेल में नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन इवेंट्स है मैंने लिख दिए हैं, बाद में फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। एक्टोडर्म से अलग अलग ऑर्गन फॉर्म होते हैं, जैसे एपिडर्मिस ऑफ स्किन है, एपिडर्मल डिराइव्ड स्ट्रक्चर है, स्वेट ग्लैंड, नेल, हेयर, कंजंक्टिवा, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ये सब सेंसरी स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म होते हैं। एडिनल मेडुला फॉर्म होता है, और एम्ब्रियोनिक एनस और एम्ब्रियोनिक जो माउथ है ये सारी चीजें वहां से फॉर्म होते हैं। इंटायर नर्वस सिस्टम पूरा जो है वो एक्टोडर्म से फॉर्म होता है। मेसोडर्म से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके स्ट्रक्चर है, लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म होता है, मिडल ईयर है, डेंटाइन ऑफ द टीथ है, ये सारी चीजें जो है मेसोडर्म से फॉर्म होती है। एंडोडर्म से पूरा जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होता है और उसके जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें ट्रेकिया, ब्रोंका, लैरिंक्स, इवन एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूरिनरी ब्लैडर है, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वजाइना, वेस्टिब्यूल, ये सब फॉर्म होता है। तो ये सब जो पूरा प्रोसेस है ये होता है ऑर्गेनोजेनेसिस में। ये पार्चुरेशन की स्टेजेस दिखाई हुई है, बर्थ प्रोसेस की स्टेजेस है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोटेशन होता है, बाद में फिर हेड जो है ये वजाइनल ओपनिंग के पास में आ जाता है। जो यहाँ का म्यूकस होता है वो ब्रेक होता है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम एमनियन कहते हैं, उसके ऊपर कोरियन है, फिर यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियन रप्चर होता है, फ्लूइड जो है वो रिलीज होता है। बाद में जो बर्थ प्रोसेस है वो होता है पार्चुरेशन का प्रोसेस। तो ये ट्राइमेस्टर के वाइज जो है चेंजेस दिखाए हुए हैं प्रेगनेंसी के। पार्चुरेशन के लिए जो रिफ्लेक्स होता है वो फीटल की तरफ से आता है, और कुछ हार्मोनल चेंजेस मदर की बॉडी में होते हैं। तो ये सारे इवेंट्स को कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यहाँ जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, और उसकी वजह से फिर जो फीटस है वो पुश किया जाता है, और वजाइनल जो कैनाल है, अब इसको बर्थ कैनाल कहते हैं, ये डायलेट होती है और फिर बर्थ प्रोसेस होता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो है वो है लैक्टेशन प्रोसेस। तो मेमरी ग्लैंड फीमेल के जो है कुछ डिफरेंशिएट होते हैं और वहां पर मिल्क फॉर्मेशन होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जो कि प्रोलैक्टिन भी जिसको कहते हैं पिट्यूटरी से आता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से, और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन ये रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है इसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न बेबी को। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको लैक्टेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इनिशियली 6 मंथ में जो है एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिक्वायर्ड होती है, और बाद में अप टू 2 इयर्स तक फीडिंग चलती है। सो यहाँ पर हमने जो है अपना जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे।